हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने झारखंड स्टेट के ऊपर में अभी झारखंड हिस्ट्री स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं झारखंड जीके से जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ वन बाय वन। सो हमने लास्ट लेक्चर में झारखंड हिस्ट्री स्टार्ट किया था, वो मेरा पहला लेक्चर था। आज मेरा झारखंड हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होगा। सो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, those who have not subscribed our channel, those who are preparing for JPSC, JSSC and any other competitive exam of Jharkhand along with state PCS and IAS, they can subscribe my channel। और हम यहाँ आपको झारखंड के सारे बड़े कॉम्पिटिशन्स की बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मैं आपको बताऊंगा कि राइट प्लानिंग, राइट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि आप एग्जाम को अच्छे से निकाल पाओ। सो आज हम जो पढ़ रहे थे, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने झारखंड का इतिहास देखा था। झारखंड हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया था, जिसका एक लेक्चर नंबर 1 मैंने बता दिया था आप लोग को। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। एक्चुअली जो लेक्चर नंबर 1 है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्रोनोलॉजी को बताया था। क्या बताया था? क्रोनोलॉजी को। सो एक क्विक रिकैप लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट इसके आगे पढ़ने वाले हैं। सो क्विक रिकैप लेने से हमें चीजें दिमाग में आ जाएगी। और मैंने बार बार आप लोग को बोला है, इस स्लाइड को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है। मैं इस स्लाइड को जानबूझ के पहले दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कहां से स्टार्ट करके कहां तक हिस्ट्री में पढ़ना है। बिलीव मी, द वे आई एम गोइंग टू टीच यू विल मेक थिंग्स वेरी सिंपलर। आप आसानी से एग्जाम को निकाल लोगे। आपको कुछ नहीं समझना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मैं जो बता रहा हूं उतना सुनते चलो। समझाने का काम हम पे छोड़ो। जो मैं बता रहा हूं उतना सुनते चलो, याद करते चलो। अगर समझ में ना भी आएगा ना, तो मैं इतने पॉइंट्स दे दूंगा और इतने मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपके लिए ले आऊंगा कि एग्जाम आपसे निकल ही जाएगा। बशर्ते कि आपको मेहनत करना है। तो चलिए हम जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं। सो देखो, मैंने बताया था क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड में कि देखो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, BCAD कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूँ। जस्ट एक क्विक रिकैप। जीसस के बर्थ से पहले का जो समय है उसे BC बोलते हैं। अच्छा, एक सेकंड और। बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का कंप्लेन था कि सर हिंदी में बताओ। देखो, मैं जो कंटेंट लेके आया हूँ यहाँ तो मैं इंग्लिश में लेके आया हूँ, लेकिन जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी तक तो मैंने कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किया है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे, लेकिन मैं इस वीक से सारे के सारे नोट्स वहीं देने वाला हूं। तो जो हमारा झारखंड का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो। मैं आपको कंटेंट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगा, ठीक है। जो PDF होगा बाइलिंगुअल होगा, और मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ही बाइलिंगुअल, लेकिन मैं हिंदी में रख के फिर कभी इंग्लिश में रख के पढ़ाना डिफिकल्ट होता है। सो मैं यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूँ, मैं हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है। और नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगा। ये कंटेंट जो है इंग्लिश में ही मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी में भी, इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। हाँ, अगर दिक्कत में फंसते हो तो मुझे कमेंट करके पूछो, मैं नोट्स आपको हिंदी में दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। आप बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने क्या बोला था? जीसस बर्थ के पहले का समय क्या है? BC है, जिसे कि आप ईसा पूर्व बोलते हो। और उसके बाद का जो समय है उसको हम CE या AD लेते हैं। AD क्या है? अन्नो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, उसे हम ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। सो क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड में सबसे पहले क्या देखना है? हमें देखना था पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, जिसको इन तीनों कंबाइन करके हम स्टोन एज बोलते हैं। पाषाण युग, पैलियोलिथिक को क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण। मेसोलिथिक को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण। और नियोलिथिक को बोलते हैं नवपाषाण। स्टोन एज जैसे ही खत्म होता है पाषाण युग, वैसे ही धातु युग चालू होता है, जिसे कि मेटल एज बोलते हो। मेटल एज में हमें पढ़ना था कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। कॉपर एज का टाइम है 4000 to 3000 BC, ब्रॉन्ज का है 3000 to 2000 BC, और आयरन का है 2000 to 1000 BC। इसको मैंने याद रखने के लिए आप लोगों को बोला था, आप इसको CBI के तौर पे याद रखो। CBI 4 3 2 1, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा पीरियड है, ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है मैं जस्ट अभी आगे बताने वाला हूं, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूं, ठीक है। अब देखो, तो मुझे हमें कहां से स्टार्ट करना है? हमें 1 मिलियन ईयर एगो से स्टार्ट करना है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों कंबाइन करके स्टोन एज, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉपर, ब्रोंज, आयरन तीनों कंबाइन करके मेटल एज, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? देखो 2500 से 1500 तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था। हमें फिलहाल उसे नहीं देखना, हमें देखना है इसके बाद का टाइम 1500 से 600 तक का जो समय है, जिसे कि आप वैदिक पीरियड बोलते हो। वैदिक पीरियड में हम 2 पार्ट देखने वाले हैं, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। हम दोनों को देखने वाले हैं। क्या क्या पढ़ना मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताया था,
अभी हम फिर आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि 1500 से जो 600 बीसी है, इसके बीच में हम दो पार्ट में इस चीज को पढ़ने वाले हैं। एक तो ऋग्वैदिक पीरियड जब वेदों की उत्पत्ति हुई, ठीक है, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जब जैनिज्म और बुद्धिज्म का आगमन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखो हम एंशिएंट झारखंड, प्राचीन झारखंड देखने वाले हैं, प्राचीन झारखंड का इतिहास देखने वाले हैं, जो कि 600 बीसी से लेकर 1206 एडी तक का समय है। इसके बाद हम मेडाइवल झारखंड देखेंगे, मध्यकालीन झारखंड देखेंगे, उसका इतिहास देखेंगे जो कि 1206 से लेकर 1765 एडी तक है। उसके बाद हम मॉडर्न झारखंड देखने वाले हैं जो कि 1765 टू लेकर 1947 एडी तक मिलेगा हमें। उसके बाद हम देखेंगे कि 1947 से लेके जब भारत को आजादी मिल गई और उसके बाद जब झारखंड बना, झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 को बना। सो उस बीच का जो दौरान का पीरियड है जिसे कि हम बोलते हैं झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का जो हमारा झारखंड है, ये अवधि हम उसी में डिफाइन करेंगे जो कि है 1947 एडी टू 15 नवंबर 2000। अब जब झारखंड एक नया स्टेट के रूप में उभर आया, कब उभरा, 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड को नए स्टेट में उभरने के बाद की जो पढ़ाई हम आज तक करेंगे टिल 28 सितंबर 29 सितंबर 2021, ये आज तक का जो हमारा होगा झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट होगा। तो हमें स्टार्ट कहाँ करना है गाइस, कहाँ से, हमें 1 मिलियन ईयर एगो से लेके 2021 आज तक 19 सितंबर तक का जो पीरियड है, इन सब को हम कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, then we will go for copper, bronze, iron, then we will go for Vedic period. In Vedic we will go for Rigvedic and later Vedic, then we will go for ancient Jharkhand, then we will go for medieval Jharkhand, then we will go for modern Jharkhand, then Jharkhand after independence, and the final chapter that is our Jharkhand as a separate state. So हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इसको मैंने अच्छे से बता दिया था। अब हम चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा स्पीड बोला हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है। अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ झारखंड, मैंने बोला था कि मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया तकरीबन 10 मिनट का। देखो इससे एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो कंटेंट आपके लिए डिजाइन किया ना, आप देखना कितना सिंपल वे में डिजाइन किया है। आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी आनंद आएगा। अच्छा, मैंने इन सब पॉइंट्स के बीच में ना कुछ एक्स्ट्रा बिट डाला हुआ है। जैसे देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बताता कि प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता में झारखंड को मुरुंद बोला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ बताया कि हरिशनी से लिखा था। पद्मावत में क्या लिखा गया, मैं सिर्फ बोलता आपको झारखंड, लेकिन मैंने बताया कि इसे मलिक मोहम्मद जैसे लिखा था। सो दिस इज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग। मैं जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा बिट मिलेगा मैं आपको जरूर दूंगा। इसलिए जब आप मेरे लेक्चर्स को सुनते हो ना, तो आप एक पेन और पेपर लेकर रखो, ठीक है। देखो हम लोग बहुत दिन से इस फील्ड में हैं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती है, और हम नहीं चाहते कि फिर वो कब आएगी, हम आपको कब बताएंगे। सो अभी जो निकलता है हमारे मुंह से, जो हम एक्स्ट्रा बिट बताते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लो। दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। वैसे इसमें जो मेन याद रखने वाली बात ये थी कि अतर्य ब्राह्मण जो है, उसमें झारखंड का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें पुंडरू है, पुंडरी बोला जाता है। इसके अलावा मैंने बोला था कि 13th सेंचुरी में कॉपर लेटर पे, ताम्र पत्र पे झारखंड का साक्ष्य मिला था। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, फाइन छोटा नागपुर को कुकुटलाट बोला जाता था। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और था कि ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर को क्या बोला था, तो किलो ना सुफालाना बोला था, और ह्वेनसांग ने फिर राजमहल को क्या बोला था, तो कीचाइन काइला बोला था, ठीक है। एक चीज और था कि आईने अकबरी देखना बहुत बार पूछा गया है, किसकी रचना है, तो अबुल फजल की रचना है। चलो अब हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा झारखंड हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर तुम सच में दिल लगा के पढ़ोगे तो तुमको प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, क्योंकि जो चीजें गुजर गई है ना, एक कहानी के तौर पे गुजरी हैं, कितनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। और कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो इतिहास कैसे दोहराता है खुद को। अब मार्क माय वर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि देखो कैसे चीजें गिरी, फिर कैसे उठा, किसी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फिर उसका उत्थान कैसे हुआ, फिर वो चीजें रिपीट कैसे हो रही है। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, यू नो। तो चलो हम देखते हैं झारखंड हिस्ट्री, झारखंड का इतिहास। और जिन एस्पिरेंट को चीजें समझ में नहीं आते हैं, प्लीज कमेंट में पूछो, कमेंट में मुझसे पूछो, मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माय एंड कि मैं आपको चीजों को बता सकूं। तो चलिए, हिस्ट्री में क्या है, झारखंड हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्री हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ये जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, इसे आप बोलते हो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अच्छा, जिन्होंने मुझे बोला था कि हिंदी में बताओ, मैं उन्हें बताऊँ कि देखो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अगर मैं जो लिख रहा हूँ ना, अगर उसमें कोई त्रुटि हो, हर्षई का दीर्घई का कुछ हो, वो देख लेना तुम, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट हिंदी,
आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको चीजें बता सकूं, ठीक है। सो प्री हिस्टोरिकल पीरियड को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, हिस्टोरिकल को क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल। अब देखो प्री हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा पीरियड था? प्री हिस्टोरिकल पीरियड वाज दैट पीरियड इन व्हिच देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड्स, जिसके कोई साक्ष्य नहीं है, रिटन रिकॉर्ड्स ही नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो जिस टाइम पीरियड का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं हमें, जिसको कहीं लिखा गया कि नहीं इस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा ऐसा हुआ है, उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल पीरियड। सो ये बातें पहले दिमाग में क्लियर कर लो तुम। जिस टाइम पीरियड का कोई रिटन विटनेस नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिकल, जिसका है उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। सो ये रहा प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब देखो प्रागैतिहासिक काल में मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़नी है स्टोन एज, ये रहा हमारा स्टोन एज, लेट मी चेंज पेन कलर, और दूसरा हमें पढ़ना है मेटल एज। स्टोन एज में मैंने आपको बताया हमें पढ़ना है पैलियोलिथिक, जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1 मिलियन ईयर एगो टू 11,000 BC। दूसरा है मेसोलिथिक, जिसका टाइम पीरियड था 11,000 टू 6,000 BC। तीसरा है नियोलिथिक, जिसका टाइम पीरियड है 6 टू 4,000 BC। इसे आप बोलते हो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। इसे आप बोलते हो मेसोलिथिक को बोलते हो मध्य पाषाण, और नियोलिथिक को आप बोलते हो नवपाषाण, नवपाषाण काल। अच्छा, मिडिल एज में हमें फिर क्या पढ़ना है, कॉपर एज, जिसे क्या आप बोलते हो ताम्र युग, ब्रॉन्ज को बोलते हो कांस्य युग, और आयरन को बोलते हो लौह युग। तो हमें प्री हिस्टोरिकल पीरियड प्रागैतिहासिक काल में स्टोन और मेटल एज दोनों को पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, पैलियो, मेसोलिथिक और नियो, और इसमें पढ़ना है कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। जिसके रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है वो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड था। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड को। हमने हिस्टोरिकल पीरियड को हमने कैसे बांटा है? हमने इसे बांटा है दो पार्ट में, कि 1500 BC से लेके 600 BC तक का जो पीरियड उसको हमने बोला है वैदिक पीरियड। कहां से कहां तक का? 1500 BC टू 600 BC को हमने बोला है वैदिक पीरियड। और 600 BC से लेके आज तक, 600 BC टू लेके आज तक का जो झारखंड है, हमने हिस्टोरिकल पीरियड को दो पार्ट में बांटा है। एक को बोला वैदिक पीरियड, ये रहा हमारा आज तक का झारखंड, ये हमारा नया पार्ट में जाएगा, ठीक है। सो इस टाइम ड्यूरेशन को वैदिक पीरियड बोलते हैं, और बाकी सबको संपूर्ण इतिहास, जिसमें कि हमारा 600 BC टू झारखंड टुडे, जिसमें कि हमारा क्या क्या आ जाएगा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न झारखंड, प्राचीन झारखंड, मध्यकालीन और आधुनिक झारखंड। इसके बाद हम झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंस और झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट, इन सब को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो डिवीजन हमने क्या क्या डिवीजन किया कि वैदिक पीरियड को हमने फिर दो पार्टों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक पीरियड, जिसका टाइम ड्यूरेशन हमने दिया, जिसका काल अवधि हमने दिया 1500 से 1000 BC तक। और दूसरा 1000 से 600 BC है, उसे हम बोलते हैं लैटर वैदिक पीरियड, जिसे क्या बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसे आप बोलते हो उत्तर वैदिक काल। ये रहा ऋग्वैदिक काल, ये रहा उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1000 टू 600 BC। सो ये देखो, ये रहा हमारा पूरा काल चक्र, जिसको हम घुमा के पढ़ने वाले हैं। सो हम अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड का स्टोन एज से। हम स्टोन एज में तीनों को देखेंगे, फिर हम चलेंगे मेटल में, इन तीनों को देखेंगे। उसके बाद हम हिस्टोरिकल पीरियड में घुसेंगे, जिसमें पहले वैदिक को देखेंगे, वैदिक में ऋग और लैटर को देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे 600 BC टू आज तक का झारखंड, जिसमें हम एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, झारखंड एज ए इंडिपेंडेंट, झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और फाइनली झारखंड बनने के बाद एज ए सेपरेट स्टेट आज तक देखने वाले हैं। सो हम चलते हैं स्टोन एज को स्टार्ट करते हैं। देखो, जितनी भी चीज़ों की जरूरत होगी हिंदी में बोलने की, मैं उतना बोलूंगा। आप अपने एंड से समझने का कोशिश करना। अगर कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी इन कमेंट, और टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो प्री हिस्टोरिकल पीरियड, अभी मैंने इसके बारे में क्या बताया कि ऐसा पीरियड जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं हमारे पास अवेलेबल है, लिखित साक्ष्य नहीं है। तो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ झारखंड, एग्जांपल स्टोन टूल, कॉपर टूल, क्वाइन, आइडल्स एटसेट्रा। कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीजों को प्राप्त किया, जैसे स्टोन के टूल, क्या कहते हैं, पत्थर के औजार, कॉपर टूल, तांबा के औजार, क्वाइंस, मूर्तियां, इनको बहुत सारी चीज मिला, जिनके आधार पे वो बताते हैं कि नहीं प्रागैतिहासिक काल रहा है, ठीक है।
प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड का दौर रहा। तो जहां देखो, जहां रिटन साक्ष्य नहीं है, आपको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो वहां तुम कैसे बताओगे कि एक अवधि रही होगी, एक टाइम पीरियड चला होगा। वहां के जो अवशेष प्राप्त थे, जो रिमेन्स मिले, रिमेन्स क्या मिले, स्टोन टूल्स मिले, कॉपर टूल्स मिले, क्वाइन, मूर्तियां, भवन निर्माण, मंदिर, गुफाओं में पेंटिंग, ठीक है, आदि मानव चित्र, यही सब चीजों को देखकर ही तो आप बता सकते हो कि नहीं यहाँ पे मान लो कोई सभ्यता रही होगी, यहाँ पे कुछ लोग रहे होंगे, इस अवधि में ऐसा कुछ मिला होगा। अगर आपका रिटन विटनेस नहीं है तो वहाँ के जो रिमेन्स अवशेष है उसी को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो, ये डिपिक्ट कर सकते हो कि एट दैट टाइम दैट वुड हैव हैपेंड, हुआ होगा कभी, ठीक है। सो यही प्री हिस्टोरिकल पीरियड में जो स्टोन एज आता है, अब जो कि स्टोन एज आता है, समझो ये रहा हमारा स्टोन एज, बड़े बड़े पत्थर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोन एज। अब समझना है स्टोन एज के बाद, देखो स्टोन एज का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है ना, जिसमें क्या क्या रहा है, पैलियोलिथिक रहा, स्टोन एज का जो टाइम ड्यूरेशन रहा, जो कि रहा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये टाइम ड्यूरेशन का बांटने का आधार क्या रहा, आखिर स्टोन एज को किस आधार पे पैलियो का ड्यूरेशन इतना से इतना है, मीजो का ये है और नियो का ये है, या फिर मान लो पूरा पाषाण मध्य या नवपाषाण काल में ये घटनाएं घटी होंगी, उसका बांटने का आधार क्या रहा, कुछ तो आधार होगा ना। हाउ कैन यू डिवाइड समथिंग विदाउट एनी बेस, आखिर आपको कुछ तो रेफरेंस मानना होगा। तो इन्होंने पत्थरों को आधार माना था, इसीलिए इसे स्टोन एज बोला जाता है, कि पत्थरों का जो चीज अवशेष इनको मिले उसके आधार पे, चलो ये ब्लंट है, ये पत्थर अभी बहुत ज्यादा नुकीला नहीं है, अच्छा दूसरा जो औजार मिला वो उससे शार्प था, तेज था, थोड़ा शॉर्टर इन साइज था, तीसरा जो औजार फिर मिला वो किसी लकड़ी या हड्डी उड्डी के साथ अटैच था, एक भाला जैसा नुकीला, पूरा शार्प पॉलिश था एकदम, ठीक है, शॉर्ट था। तो इन्होंने डिफरेंट स्टोन के औजार को देखते हुए इस तीनों पीरियड को बेस बना के बांट दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज में क्या क्या घटनाएं इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानने लायक बातें हैं। तो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ बता दिया है। हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को जो स्टडी करने वाले हैं पॉइंट वाइज ही पढ़ने वाले हैं। देखो पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पूरी कहानी लिख दो, मैं सिर्फ रीडिंग कर दूं, आपको समझना है क्या फायदा। हमें पढ़ाना वैसे है, सारा का सारा चीज पॉइंट में रखना है, दिमाग में भी पॉइंट्स अटैच होने चाहिए ताकि एग्जाम के दिन हम हिट कर सकें, ठीक है। और मैं बताऊं मेरा ये जो लेक्चर है जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना मोर देन सफिशिएंट है, सो यू डिड नॉट टू वरी एट ऑल, आप सिर्फ पढ़ते चलो। तो देखो पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, ये जो आपका पूरा पाषाण काल है इसमें क्या हुआ था। तो देखो होमो सेपियंस का आगमन हो चुका था, मनुष्य का आगमन हो चुका था। अब क्या हुआ कि यहाँ जो ह्यूमन थे, ह्यूमन यूज्ड स्टोन फॉर हंटिंग व्हिच वाज फाउंड इन नेचर एंड ऑलरेडी हैज कटिंग एज। यहाँ जो मनुष्य थे वो क्या कर रहे थे, अपनी आजीविका कैसे जीते कैसे, वो तो हंटिंग पे, शिकार पे निर्भर करते थे, वो शिकारी नेचर के थे, आर्किटेक्ट नेचर के थे मेनली। तो क्या करते थे, इन पत्थरों को अपने हंटिंग के लिए यूज करते थे, शिकार करने के लिए यूज करते थे। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, यूज ट्री ब्रांचेस, लीव्स एंड स्टोन टू मेक शेल्टर फॉर लिविंग एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड एट प्लांट एंड मीट गैदर्ड बेरीज। देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि होमो सेपियंस उस समय जो आदि मानव थे वो क्या गुफाओं में रहते थे, और जो पेड़ पत्ते, पेड़ पौधे और उनके पत्ते थे उनसे सोने वाने का बिस्तर या बिछाने का काम जो लिया करते थे। मतलब बेसिकली उसमें गुफा में रहते थे और ये पेड़ के पत्ते, ब्रांचेस, ये सब को लेके वो अपना शेल्टर बनाते थे, ठीक है, ताकि उसमें रहने का थोड़ा कंफर्टेबिलिटी का सामान मिल सके, समझे। तो यही बेसिकली ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। और खाते क्या थे, प्लांट्स, मीट गैदर्ड, जो भी हंटिंग करके शिकार करके लाते थे वही खाते थे। अच्छा, उसमें फायर का इन्वेंशन तो हो चुका था, लेकिन उनको सही से उसका यूज नहीं पता था कि भाई आग को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हमने क्या क्या बोला, अच्छा पहले हम पूरा पॉइंट बोल लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज करा देंगे आप लोगों को। अच्छा, एक्सट्रीमली नोमैडिक लाइफ था। नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है, नोमैड्स किनको बोलते हैं, जो एक जगह रुकते नहीं, जिनका कोई घर नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, ठीक है। सो नोमैडिक नेचर के लाइफ था उनका। और लास्ट जो पॉइंट है कि रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक एज इन झारखंड स्टोन, इन झारखंड जो भी आपको अवशेष इस पैलियोलिथिक एज के मिले वो क्या क्या मिले हैं, स्टोन एक्स फ्लेक मिले हैं, मतलब पत्थर से बने हुए कुल्हाड़ियों का गुच्छा मिला उन्हें, स्क्रैचर्स मिले जो खरोचने काम आता है, स्क्रैपर्स मिले, चॉपर्स काटने वाले मिले, कुदाल मिले। स्क्रैपर क्या होता है, कुदाल होता है। तो ये जो रिमेन्स मिले पैलियोलिथिक एज के कहाँ कहाँ मिले, तो देखो ये मिले रांची में,
हजारीबाग में, सिंहभूम में और दुमका में। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है इसका कि हैंड एक्स फ्रॉम द बंदा एरिया ऑफ हजारीबाग एंड ग्रीन स्फटिक फ्रॉम बोकारो फाउंड। अब देखो इस पूरी चीज को हम एक बार समझते हैं जो मैंने बोला अभी। ठीक है, देखो पैलियोलिथिक के जो मैंने क्या बोला कि होमोसेपियंस का आगमन हो चुका था। जो मनुष्य थे वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे और पेड़ पौधे छाल वाल को लेकर वो अपना मतलब गुफाओं में उसके मदद से वो रहते थे। मान लो कोई चीज बैठने काम आ गया या कोई लकड़ी वकड़ी का यूज करे, कुछ मतलब पकड़ने के काम में आ जाता था, शिकार उकार करने काम में आ जाता था। तो बेसिकली वो गुफा के अंदर रहते थे और कुछ पेड़ पौधे पत्तियों के छाल वाल से वो अपने गुफा में या तो गर्म करने का सामान बना लिया, वैसे वो रहते थे। बेसिकली ये आइस एज का पीरियड है, पैलियोलिथिक एज जो है आइस एज का पीरियड रहा है। दूसरा, ये बेसिकली किस नेचर के थे, तो ये हंटर नेचर के थे, ये शिकार पे निर्भर करते थे। ठीक है, ये खाना वाना बनाना नहीं जानते थे, उसमें शिकार पे निर्भर करते थे। तीसरा कि फायर का यूज तो हो चुका था लेकिन वो उसके यूज से अनअवेयर थे, उनको उसका उपयोगिता पता नहीं था। चौथा, नोमैडिक नेचर का लाइफ था, ये कहीं एक जगह टिकने वाले थे ही नहीं उसमें, आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे कल वहाँ रहे, वैसी कहानी है। अब पैलियोलिथिक एज का जो भी रिमेन्स मिला कहाँ से मिला, तो रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, दुमका से मिला। क्या क्या मिला, तो जैसे स्टोन एक्स फ्लेक्स मिले, ठीक है, खरोचने वाला स्क्रैपर मिला, कुदाल मिला, स्क्रैचर मिला, चॉपिंग करने वाला कुछ स्टोन जो भी नुकीले पत्थर थे वैसे मिले। अच्छा, इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंड एक्स, हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है वो बंदा एरिया ऑफ हजारीबाग से मिला है। हैंड एक्स कहां से मिला है, बंदा एरिया ऑफ हजारीबाग। और ग्रीन स्फटिक कहां से मिला है, तो बोकारो से। देखो मैंने इसमें जो भी एग्जांपल डाला है ना वो एग्जाम में आया, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। पॉइंट लंबा हो सकता था, मैं आपको सिर्फ इतना बताता कि पैलियोलिथिक में क्या थे, नोमैडिक नेचर का लाइफ था, उनका गुफाओं में रहते थे, हंटिंग पर उनका जिंदगी चलता था। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, दुमका से साक्ष्य मिले। मैं इतना बात खत्म कर सकता था पर मैं एक दो एक्स्ट्रा बीट जरूर दिया हूँ ताकि आपको एग्जाम में, देखो ये ग्रीन स्फटिक कहाँ से मिला, बोकारो से, याद रखना। हैंड एक्स, बंदा एरिया, हजारीबाग से पैलियोलिथिक का साक्ष्य मिला। तो ये चीज आपको इसमें याद रखना है। तो अब जो है पैलियोलिथिक एज तक क्या थे कि मनुष्य गुफाओं में रहते थे। अब देखो मेसोलिथिक एज जो मध्य पाषाण काल है, इसमें क्या होगा कि अब ये गुफाओं से निकलकर ह्यूमन स्टार्टेड टू शार्पन देयर, अच्छा टूल्स की पहले बात करते हैं। ह्यूमन स्टार्टेड टू शार्पन देयर स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एंड लुक्ड फॉर स्ट्रॉन्ग स्टोन एंड बोन्स दैट कुड बी शार्पन इजीली। तो देखो यहाँ पे तो उनको जो पत्थर मिलना उसको बस यूज कर लिए, लेकिन अब वो क्या किए, वो देखे कि पत्थर से शिकार होता है तो क्यों नहीं इसको थोड़ा शार्प किया जाए। इसकी एज को मान लो अभी ये देखो यहाँ पे तो है ही, देखो ये पत्थर को देखो, ये ब्लंट नेचर का है, ये कैसा ब्लंट नेचर का है, ठीक है, धार नहीं है इसमें। लेकिन इस पत्थर को देखो, इसमें थोड़ा धार है, ये थोड़ा नुकीला है। तो ये इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि उस स्टोन टूल्स को थोड़ा शार्प करना स्टार्ट किया और जो भी शिकार के बाद जो हड्डी उड्डी बचता था ना उसको भी थोड़ा शार्प करने का कोशिश किया और उससे टूल्स बनाने की कोशिश किया। अब जो टूल्स यहाँ बनते थे और जो मेसोलिथिक में बनते थे, ये इनका जो साइज है मेसोलिथिक का इससे छोटा हुआ करता था। ठीक है, देखो अगर टूल छोटा होगा, औजार छोटा होगा तो हैंडी होगा, ठीक है, यूज करने में आसान होगा, तो शिकार करने में तुमको आसानी होती थी। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ तो ये सिर्फ गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे, ये गुफाओं में रहते थे। लेकिन अब ये गुफाओं से निकलकर पेड़ पौधे का इस्तेमाल करके कहीं कहीं ठहरने लगे। यहाँ से निकल के मान लो यहाँ झोपड़ी बना लिया, चाहे रहने का जो भी जगह यहाँ बना लिया, ये एक दूसरे जगह पे शेल्टर बनाने लगे। इसके साथ साथ क्या किया इन्होंने, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन, थोड़ा बहुत डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत कृषि का जो गुण है, कृषक का, खेती का गुण, प्राइमरी एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट किया। अब देखो सेवरल एविडेंस फ्रॉम बंसजोर, पलामू, घाटशिला, दुमका, रांची से प्राप्त हुआ है। तो मेसोलिथिक का जो रिमेन्स है, जो अवशेष साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहां से हुआ है, तो बंसजोर से प्राप्त हुआ है, पलामू से, घाटशिला से, दुमका से, रांची से प्राप्त हुआ है। तो इसमें उसमें क्या क्या डिफरेंस रहा, यहाँ अभी केव में रहते थे, अब यहाँ केव से बाहर निकल के छोटा छोटा मतलब पेड़ पौधे की मदद से छोटा छोटा घर बना के रहने लगे। लेकिन वो भी उसमें नोमैडिक नेचर की थे, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट घर बना के रहने लगे। केव से निकल तो गए लेकिन यहाँ एक टेम्पोररी ही रह रहे हैं, फिर यहाँ से कहीं और मूव कर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ औजार बड़े होते थे, यहाँ औजार छोटे हो गए। यहाँ जो स्टोन टूल था वो ब्लंट नेचर का था, यहाँ थोड़ा ज्यादा धारदार हो गया और बोन्स के साथ मिक्स हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या था कि यहाँ पे ये सिर्फ हंटर नेचर के थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए, पशुपालन थोड़ा स्टार्ट किए, थोड़ा सा कृषि स्टार्ट किए। यहाँ का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बंसजोर, पलामू, घाटशिला, दुमका, रांची, यहाँ से मिलता है।
तो ये रहा मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के बीच का डिफरेंस। अब चलते हैं नियोलिथिक एज में, जो कि नव पाषाण काल है। अब देखो नव पाषाण काल में क्या हुआ कि यहाँ तो डोमेस्टिकेशन और प्राइमरी एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे, और यहाँ पे वो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, कृषक बन गए थे, ठीक है। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी बड़े पैमाने पे वो करने लगे थे। तो भाई जो डोमेस्टिकेशन करते थे, उन्हीं के जो एनिमल थे उसी को लेके वो प्लाव करते थे, खेतों जोतते थे, तो कृषक के रूप में ही बने और डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड मोर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब इन दोनों की वजह से क्या हुआ, मान लो आप किसी एक जगह पर रहते हो, वहां पे आप खेती करने लगे, आपको चीजें मिलने लगी, खाने को प्राप्त होने लगी, डोमेस्टिकेशन किए, उससे भी आपको आपकी जीविका बढ़ने लगी। तो अब इन लोग क्या करने लगे, अब सेटल करने लगे। अब इन लोग अस्थायी रूप से, ये जो सेटलमेंट था इनका टेम्पोररी था, ये अस्थायी रूप से घर बना के केप से निकल तो गए, लेकिन अस्थायी रूप से आज यहाँ रुके, कल वहां रुके, कल वहां रुके। लेकिन नियोलिथिक में क्या था कि डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर के साथ साथ ये क्या किए, ये अब दिस अलाउड ह्यूमन टू सेटल इन कम्युनिटीज व्हिच बिकम्स टाउन सिटीजन सिविलाइजेशन, कि अब जो है अब ह्यूमंस कम्युनिटीज में परमानेंटली सेटल करने लगे। धीरे धीरे यही कम्युनिटीज ग्रो होकर टाउन बना, फिर सिटी बना, और एक नया सिविलाइजेशन का, सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो स्टोन टूल था ब्लंट नेचर का था, बहुत थोड़ा शार्प था। यहाँ जो यूज हुआ मेसो में वो ज्यादा शार्प था, ठीक है। लेकिन नियो में जो टूल्स यूज हुए, ठीक है, स्टोन के जो टूल्स यूज हुए वो पॉलिश नेचर के थे, मतलब काफी धारदार थे। और पॉलिश के हिंदी में क्या बोलते हो आप, काफी घिसा हुआ, ठीक है, जो चमकीला टाइप का होता है, पॉलिश करके उसको पूरा एकदम धारदार बना देने वाला। तो पॉलिश्ड और ब्लेडेड स्टोन्स, मतलब वैसे स्टोन जिसमें ब्लेड जैसा धार हो, ठीक है, उस तरह के टूल्स यहाँ यूज होने लगे। अब देखो वो क्या कहने लगे कि भाई चूंकि एग्रीकल्चर हो रहा, तो डोमेस्टिकेशन हो रहा, तो फ्रूट्स वेजिटेबल जो सीड्स से होते हैं वैसे उपजाने लगे, खेतों को जोतने लगे, ठीक है। और जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे उसके हेल्प से भी उनको फूड प्राप्त होने लगा। अब नियोलिथिक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो देखो इसके जो एविडेंस है वो फाउंड आउट होते हैं रांची से, सिंहभूम से, पलामू से, लोहरदगा से, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम दूध पानी ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन कहां से मिला है, दूध पानी ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा हुआ है कि बॉर्मन हैज डिस्क्राइब्ड 12 टाइप ऑफ नियोलिथिक हैंड एक्सेस, कि भाई बॉर्मन जो है उसने 12 तरह के ठीक है हैंड एक्सेस के बारे में, हाथ की जो कुल्हाड़ियां हैं नियोलिथिक एज में डिस्क्राइब किया हुआ। ये क्वेश्चन पूछा है कि 12 टाइप ऑफ हैंड एक्सेस इन नियोलिथिक पीरियड वाज डिस्क्राइब्ड बाय तो बॉर्मन, याद रखना, ठीक है। और ये मैक्सिमम कहां पाया गया, तो छोटा नागपुर में पाया गया। अच्छा, नियोलिथिक एज जो रहा है ये वो एज रहा है जब ऐसा माना गया है कि असुरों का एंट्री हो चुका था। असुर ट्राइब की एंट्री नियोलिथिक एज में हुई है। असुर के बाद कौन है, तो मुंडा है, ठीक है। तो देखो ये मैंने जो चीज बताया है, अब मैं तीनों को कोरिलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा 1 मिनट में। अभी आपको जो भी मैंने बोला आप सबको लिंक करते हैं, आपको कहानी के तौर पे समझ में आ जाएगा। देखो पैलियोलिथिक में क्या था, स्टोन ब्लंट नेचर का था। मीजो में क्या था, स्टोन में धार आ गया। और नियो में क्या है, स्टोन को पूरा पॉलिश करके एकदम शार्प ब्लेड जैसा उसे बना लिया गया। अच्छा, यहाँ सिर्फ स्टोन यूज होता था, लेकिन यहाँ पे बोन वोन और लकड़ी के साथ उसको छोटा भाला टाइप का बना के यूज किया गया। और यहाँ तो एकदम ब्लीडिंग वाली कहानी दे दी गई। तो ये रहा टूल्स का। अब देखो यहाँ ये लोग गुफाओं में रहे और पेड़ पौधों को, पत्तियों को गुफाओं के अंदर यूज करते थे अपना सेल्टर वोल्टर के लिए। लेकिन मिजो में क्या हुआ कि गुफा से बाहर निकले और टेम्पोररी सेटल करने लगे कहीं कहीं मिजो में। नियो में क्या हुआ कि भाई अच्छा ये टेम्पोररी सेटल करने लगे। ये हंटर नेचर के थे, इस एक्रेटिक थे, शिकारी थे, लेकिन ये थोड़ा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, थोड़ा प्राइमरी एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे। और ये नियो क्या थे कि ये डोमेस्टिकेशन को भी बड़े पैमाने पे ले गया और खेती को भी बड़े पैमाने पे ले गए। तो भाई जब डोमेस्टिकेशन और खेती बढ़ गई तो अभी ये गुफाओं में रहते थे। ये क्या किए मेजो, ये बाहर निकल के टेम्पोररी सेटल करने लगे, लेकिन नोमैडिक नेचर के ही थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ही थे। लेकिन नियो में जब इन्हें खाना जो कि कृषि से मतलब कि एग्रीकल्चर से मिल जाता था और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से मिलने लगा, तो ये सेटल करने लगे, ये कम्युनिटीज बना के सेटल करने लगे। वही कम्युनिटीज बाद में ग्रो हुआ टाउन में, वही टाउन ग्रो हुआ सिटीज में, बाद में वो सिविलाइजेशन का रूप ले लिया। अब जो रहा इसमें मैंने एक पॉइंट बताया कि यहाँ फायर का इन्वेंशन तो हो चुका था, लेकिन इनको यूज का नहीं पता था। लेकिन नियोलिथिक में आप देखना है कि अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ये खाना बना के खाते थे।
ठीक है। ये कुछ बीच का पीरियड है इनका। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें क्या क्या मिले, स्टोन एक्स फ्लेक्स मिले, स्क्रैचर्स मिले, स्क्रैपर मिले, चॉपर मिले। कहाँ कहाँ से मिले? तो रांची, हजारीबाग, सिरमौर, दुमका। याद क्या रखना है कि हैंड एक्स मिला बंदा एरिया हजारीबाग से, और ग्रीन स्फटिक कहाँ मिला? बोकारो से। इसमें देखो बहुत सारे एविडेंस मिले जिसमें कि बंसजोर, पलामू, घाटशिला, दुमका, रांची यहाँ से मिले। नियोलिथिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई गवर्नमेंट ने 12 तरह के एक्सेस नियोलिथिक हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी को के बारे में बताया था। और 8th इंस्क्रिप्शन जो 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन मिला वो कहाँ से मिला? दूध पानी हजारीबाग से मिला। ठीक है। सो ये रहा आपका पैलियो, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुझे चूंकि बाइलिंगुअल बोलना पड़ा, एक एक चीज को अलग करके, तो थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आई होप मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टोन एज के बाद का जो पीरियड था, अच्छा इसका पीरियड तो आप लोग याद ही होगा, मैंने बता ही दिया। ये 1 मिलियन ईयर टू 11,000 BC, ये 11 to 6,000 BC, और ये 6,000 to 4,000 BC का पीरियड रहा। अब देखो मेटल एज, स्टोन एज के बाद ऐसा माना जाता है कि मेटल एज का धातु का युग आ चुका था। अब देखो धातु एज को 3 पार्ट में बांटा गया, कॉपर में, ब्रॉन्ज में, आयरन एज में, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग में। ठीक है। सो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कॉपर एज। देखो कॉपर एज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4,000 से 3,000 BC का है। कॉपर एज के बारे में आपको बताऊं कि कॉपर का जो सबसे पहला यूज है ना, वैसा माना जाता है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इराक जो है, जो कि मेसोपोटामिया है, उन लोग जो थे ना, जिसको उसमें बेसिकली सुमेरियन और कैनेडियन, ये जो प्रजाति के लोग थे, इन लोग ज्यादा कॉपर को यूज करता था। तो माना जाता है कि जो पहला साक्ष्य कॉपर का नॉर्दर्न इराक का जो पार्ट है मेसोपोटामिया, ठीक है, वो बेसिकली आप समझो कि नॉर्दर्न इराक और कुवैत के बीच का पार्ट है, वो मेसोपोटामिया का एरिया है, वहां पे कॉपर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब देखो कॉपर का जो साक्ष्य है ना, वो लगभग कॉपर का यूज 8,000 से 9,000 BC के बीच में माना जाता है कि स्टार्ट हो गया था, लेकिन झारखंड में 4,000 से 3,000 BC के बीच में कॉपर एज रहा। ठीक है। इसी को कैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं, कैलियोलिथिक एज। ताम्र युग को क्या बोलते हैं? कैलियोलिथिक एज। कैलियोलिथिक एज क्या है? तो जो एज नियोलिथिक, ये देखो मैंने यहां बताया था ना, जो एज नियोलिथिक, जो एज नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, इन दोनों के बीच का है, उसे हम कॉपर एज बोलते हैं। इनफैक्ट आप इसको यहां ज्यादा अच्छा समझोगे। देखो कॉपर एज को हम क्या बोलते हैं? कैलियोलिथिक एज बोलते हैं। तो जो एज नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच का टाइम पीरियड है, उसे हम कॉपर एज बोलते हैं। ठीक है, या कैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है। तो देखो कॉपर एज मैंने बताया कि भाई विश्व में तो 8,000 9,000 BC के बीच में कॉपर के बारे में जानकारी या साक्ष्य मिले थे। मेसोपोटामिया में पहला साक्ष्य मिला था, वही लोग ज्यादा यूज करते थे, लेकिन झारखंड में कॉपर 4,000 से 3,000 BC के बीच में रहा। अच्छा, इसका यूज, कॉपर का पहला यूज कब हुआ? तो नियोलिथिक एज के बाद में हुआ। ये पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। स्कॉलर्स ओरिजिनली डिफाइंड इट एज ए ट्रांजिशन बिटवीन नियोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। वो क्लियर है कि नियोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज के बीच का ट्रांजिशन ही हमारा कॉपर एज है। ये पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इन दिस पीरियड कॉपर प्रिडोमिनेटेड इन मेटल वर्किंग टेक्नोलॉजी, दे वर स्टिल यूजिंग स्टोन टूल एज वेल। देखो जब कॉपर का आविष्कार हो गया ना, जब कॉपर की खोज हो गई, तांबा की, तो भाई जितना भी मेटल वर्किंग इंडस्ट्रीज थे वहां ये प्रिडोमिनेट करने लगा। क्योंकि भाई ये थोड़ा मतलब इसमें एज बनाना आसान था, मेलिएबल मेटल था। कॉपर मेलिएबल है। मेलिएबल करने का मतलब क्या हुआ? ये कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, इसको आप आकार दे सकते हो, और शार्प भी है। तो भाई जितने भी स्टोन टूल बनते थे उससे तो बेहतर था। तो बाकी जितने भी वर्किंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज थे उसमें कॉपर प्रिडोमिनेट करने लग गया, उसकी भागीदारी बढ़ गई। अच्छा, ये वो समय रहा जब लोगों को पता नहीं था कि कॉपर में टिन मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है, और ब्रॉन्ज क्या है? हार्डर मेटल है। मैं भी आगे बताने वाला हूँ। ये पॉइंट ये रहा। फिर जो झारखंड में ईपी सेंटर रहा, झारखंड में जो ईपी सेंटर रहा, मतलब कॉपर एज का जो साक्ष्य या फिर मेन केंद्र रहा झारखंड में, वो क्या रहा? सिंगभूम रहा। याद रखना, सिंगभूम वाज द सेंट्रल प्लेस फॉर दिस एज। अब देखो 3 ट्राइब्स, असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये तीनों ट्राइब्स को पता था कि कॉपर को कैसे स्मेल्ट करते हैं और कैसे उससे औजार बनाते हैं। तो 3 मेन याद रखना कि तीनों ट्राइब्स असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये तीनों को पता था कि हाउ टू स्मेल्ट कॉपर एंड मेक वेपन्स।
अब इसकी एविडेंस कहाँ से मिलता है झारखंड में, बस उसको देख लेते हैं हम। देखो हजारीबाग में कॉपर एक्स मिला, कॉपर की कुल्हाड़ी मिली, और बारागढ़ा जो कि हजारीबाग का एरिया, वहां पे 49 ऐसे तांबा के खदान मिले हैं, कॉपर माइंस मिले हैं, जहां से इनके रिमेन से अवशेष से पता चलता है कि हाँ भाई कॉपर एज, कैलियोलिथिक एज झारखंड में रहा। ठीक है, तो कैलियोलिथिक एज के बारे में हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कैलियोलिथिक एज या कॉपर एज 4000 से 3000 बीसी के बीच में है। सबसे पहला साक्ष्य मेसोपोटामिया मिला, जो कि नॉर्थ इराक का कुवैत का पार्ट है, जो कि 8000-9000 बीसी का था। दूसरा हमने क्या जाना कि नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच का ट्रांजिशन पीरियड है। तीसरा हमने कॉपर एज के बारे में क्या जाना कि जब कॉपर का आविष्कार हो गया तो ये बाकी सब इंडस्ट्रीज में प्रिडोमिनेट करने लगे। चौथा हमने क्या जाना कि ये वो पीरियड था जब लोगों को पता नहीं था कि टीन मिलाने से कॉपर में ब्रॉन्ज बनता है। पांचवा हमने क्या देखा कि सिंहभूम जो है झारखंड में सेंट्रल प्लेस, मेन केंद्र रहा कॉपर का। छठा हमने क्या जाना कि असुर ट्राइब्स, बिरजिया, बिहोर, ये तीनों को पता था कि कॉपर को कैसे स्मेल्ट करते हैं और हम औजार कैसे बनाते हैं। और लास्ट के इसका एविडेंस क्या है, झारखंड में कहाँ मिला, तो हजारीबाग से कॉपर का कुल्हाड़ी, कॉपर एक्स मिला, तांबा कुल्हाड़ी मिली, और बारागोड़ा जो कि इस हजारीबाग में एक जगह है, वहां से 49 तांबा के खदान प्राप्त हुए, जहां से उनके रिमेन्स अवशेष बताते हैं कि भाई कॉपर एज रहा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ब्रॉन्ज एज। तो देखो ब्रॉन्ज एज के बारे में, ये जो कांस्य युग है ये क्या था, ताम्र युग, ये था ताम्र युग, और ये है कांस्य युग, कांस्य युग। तो देखो कांस्य युग के बारे में ना बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, स्कॉलर्स को भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। बस इसमें आप इतना समझ लो कि ब्रॉन्ज एज जो है, ये कांस्य युग जो है, ये स्टोन और कॉपर एज के बाद आया है। दूसरा है कि छोटा नागपुर एरिया जो है, जहां असुर और बिरजिया पीपुल, उनको ये नॉलेज आ गया था कि ब्रॉन्ज को कैसे यूज करना है। इन छोटा नागपुर एरिया ओनली द असुर एंड बिरजिया पीपुल वुड हैव स्टार्टेड यूजिंग ब्रॉन्ज। उनको पता चल गया था ब्रॉन्ज कैसे यूज करना है, और यूज करते थे। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो कॉपर और टीन को मिला के बनता है, और ये ब्रॉन्ज जो है ना कॉपर से ज्यादा हार्डर होता है। ठीक है, देखो कॉपर में जब टीन को मिक्स कर देते हो तो ब्रॉन्ज बनता है। कॉपर ज्यादा मेलिएबल है, सॉफ्ट है थोड़ा, लेकिन ब्रॉन्ज क्या है, थोड़ा हार्डर है। अब तुम लोगों को पता है ना हार्डनेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है। चलो वो तो साइंस हो जाता है, पर ठीक है मैंने जिक्र किया तो मैं बता रहा हूँ। हार्डनेस क्या होता है, जब किसी चीज को, कोई मेटल को आप प्रेस करते हो, डिफॉर्मेशन जब तक नहीं आया, उसमें शेप में बदलाव नहीं है, तब तक उसका हार्डनेस आप वहां मेजर कर सकते हो। लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, जहां वो टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो ठीक है, कॉपर में टीन मिलाने से क्या होता है, ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज ज्यादा हार्डर होता है, तो भाई अच्छा औजार है, ये ज्यादा मजबूत औजार है। तो कांस्य युग के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस इतना ही याद रखना है कि छोटा नागपुर एरिया में असुर और बिरजिया जो दो जनजाति है, उनको ब्रॉन्ज का सही यूज पता चल गया था। ब्रॉन्ज बनता कैसा, कॉपर और टीन से। अब ब्रॉन्ज एज कब आया, तो स्टोन के एज के बाद कॉपर एज, कॉपर एज के बाद ब्रॉन्ज एज आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लोह युग आयरन एज की तरफ। तो देखो आयरन एज का जो ईपी सेंटर था ना, जैसे कि आपका कॉपर एज का ईपी सेंटर क्या था, सिंहभूम था, याद रखना क्वेश्चन आता है। कॉपर एज का झारखंड में ईपी सेंटर क्या था, मेन केंद्र क्या था, तो सिंहभूम था। वैसे आयरन एज का मेन सेंटर जो था वो लोहरदगा था। आयरन एज का लोह युग का मेन सेंटर जो था, ईपी सेंटर, मेन केंद्र क्या था, लोहरदगा था। अब जो झारखंड में आयरन पाए जाते थे ना, वो पाए जाते थे हाई क्वालिटी के। झारखंड का जो आयरन है उसे बहुत हाई क्वालिटी का, बड़ी उन्नत किस्म का आयरन माना जाता था। अब ये जो आयरन है ये एक्सपोर्ट होता था मेसोपोटामिया में, क्योंकि वहां अच्छे औजार बनते थे। मेसोपोटामिया आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्दर्न इराक का जो पार्ट है, या फिर कहो तो आज मॉडर्न इराक या कुवैत जो है, वो आपका मेसोपोटामिया का पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, सो तीन पॉइंट इसमें हुआ कि लोहरदगा ईपी सेंटर था आयरन एज का। दूसरा कि झारखंड का आयरन हाई क्वालिटी का था। तीसरा आयरन यहाँ से एक्सपोर्ट होता था मेसोपोटामिया में। और चौथा कि जो वर्ल्ड फेमस डेमस्कस स्वॉर्ड है वो इसी आयरन से बना हुआ है। अब देखो डेमस्कस स्वॉर्ड बड़ा फेमस है, मूवी में भी आप लोगों ने सुना होगा। ये स्वॉर्ड तो तलवार के, डेमस्कस क्या है, देखो डेमस्कस एक सिटी है सीरिया में, लेकिन डेमस्कस स्वॉर्ड की जब आप बात करते हो, डेमस्कस क्या है, एक सिटी है, कहां, सीरिया में। इट्स अ सिटी इन सीरिया, सिटी इन सीरिया। लेकिन जब डेमस्कस स्वॉर्ड की बात करो तो डेमस्कस देखो क्या है, एक बड़ा यूनिक टाइप का तलवार बनता है या फिर चाकू बनता है, और डेमस्कस क्वालिटी की बोली जाती है। उसमें क्या होता है कि आप देखना उसका जो, उसकी जो वो बहुत शार्प होता है, एक्सट्रीम शार्प होता है। और उसका जो वो जो बनता है ब्लेड, उसके ऊपर वेवी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे पानी में वेव्स निकलते हैं ना, वैसे ही उसके ऊपर में वेव्स आपको दिखेंगे। तो डेमस्कस स्वॉर्ड या डेमस्कस नाइफ जो भी बनता है ना, वो बड़ी शार्प होता है, बड़ा स्टाइल कट का होता है। और उसके ऊपर में यू विल, आपको इसको देख के कैसे पहचानोगे, तो वेवी नेचर का होता है। डेमस्कस के साथ वेवी नेचर आप याद रखना। ठीक है, ये सीरिया का एक सिटी है।
अच्छा, असुर जो जनजाति वो देखो, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था जेपीएससी इस बार कि कौन सी जनजाति आयरन को सही से एक्सट्रैक्ट कर लेता था, किसमें स्किल था एक्सट्रैक्ट करने का। तो असुर ट्राइब वाज वेरी स्किल्ड इन एक्सट्रैक्टिंग आयरन, ये क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख रहे हैं। एक तो भाई सिंहभूम जो है कॉपर का एपी सेंटर था। कौन कौन से ट्राइब्स को आता था कॉपर को स्मेल्ट करना, तो असुर, बिरजिया, बिरोह। तीसरा, ब्रॉन्ज कैसे बनता, कॉपर टीन से। इसको कौन कौन जनजाति यूज करते थे भाई, तो असुर और बिरजिया जो कि छोटानागपुर में यूज करते थे उसको। आयरन का भी सेंटर है लोअर दग्गा। यहाँ से आयरन कहाँ एक्सपोर्ट होता था, मेसोपोटामिया में। इसका स्वॉर्ड इसी से बना हुआ है। असुर वो जनजाति पहली जनजाति रही जिसको आयरन को एक्सट्रैक्ट करने आता था, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मगधा वाज ग्रोन ड्यू टू द आयरन एंड आयरन मेड टूल्स। कहते हैं जो मगधा एम्पायर, ठीक है, जो मगध साम्राज्य का इतना भारी उदय हुआ, ठीक है, उसके पीछे में यही आयरन और आयरन मेड टूल्स का ही हाथ है। जो लोहे से बने औजार है उन्हीं का हाथ रहा है। ये मगधा का एरिया कौन सा होता है, मगधा एरिया देखो आज का जो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल बिहार है ना, वही आपका मगध का एरिया है। इनफैक्ट बिहार को कह लो आपको मगध का एरिया रहा। और अब जो मगध की बात निकली है तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लो। मगध का पहले मगध पे किसने रूल किया, बिबिंसार ने। बिबिंसार जो थे वो पहले मगध के राजा रहे। अंतिम कौन रहा, धनानंद। कौन रहा, धनानंद। देखो ये जो एक्स्ट्रा बिट दे रहा हूं ना, कब एग्जाम में टकरा जाएगा आपको नहीं पता। तो चलिए इसको वाइंड अप करते हैं। स्टोन एज में हमने क्या क्या देखा, मैंने पहले ही बता दिया। कॉपर 4 से 3 रिवाइज कर रहे हैं, ब्रॉन्ज 3 से 2, आयरन 2 से 1। इसका एपिसेंटर सिंहभूम, इसका एपिसेंटर लोहरदगा। ब्रॉन्ज तो भाई छोटानागपुर में यूज होता है। इसके ट्राइब्स रहे असुर, बिरजिया, बिरोह। इसमें क्या होगा, बिरोह हट जाएगा, असुर बिरजिया रहेगा। इसमें बिरजिया भी हट जाएगा, सिर्फ असुर रहेगा। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 है। ये पीरियड रहा स्टोन और ब्रॉन्ज के बीच का, ठीक है। ये रहा आपका स्टोन कॉपर के बाद का, और ये ब्रॉन्ज के बाद का ये पीरियड रहा। इसमें आपको जो याद रखना है कि भाई हाई क्वालिटी का आयरन है, मेसोपोटामिया में एक्सपोर्ट होता है। डेमस्कस स्वॉर्ड इससे बना हुआ है। असुर वो जनजाति थी जो इसे एक्सट्रैक्ट करती थी। अब मगधा जो इतना पावरफुल किंगडम बना, वो भी इसी आयरन और आयरन में टूल्स की वजह से ही बना, उसके औजार को लेके ही बना। सो इतनी ही बातें हैं। हाँ, इसमें एक चीज और अब याद रखना कि भाई कॉपर का साक्ष्य हजारीबाग से हमें कॉपर की कुल्हाड़ी मिली, तांबा की कुल्हाड़ी मिली, और 12 से 49 कॉपर के माइंस मिले। वहाँ का अवशेष भी बताता है कि भाई कॉपर एज वहाँ रहा था। सो ये रहा हमारा मेटल एज। अब आज का हमारा ये अंतिम स्लाइड है। आज हम इसको यहाँ एंड करने वाले हैं, स्टोन मेटल एज को। आज हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड को खत्म करने वाले हैं। तो मैंने स्पेशल आप लोग के लिए बनाया है कि टोटल आर्कियोलॉजिकल सोर्स इन झारखंड कि स्टोन और मेटल एज को मिला के जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं जो बताते हैं, पुरातत्व साक्ष्य है जो आपको बताते हैं, उनके अवशेष मिलने से पता चलता है कि हाँ भाई ये पीरियड स्टोन एज में रहा, ये मेटल एज में रहा, या ये स्टोन एज का भी था या मेटल एज का भी था, ठीक है। मतलब पाषाण युग और धातु युग का भी रहा। ये देखो सारे में से लगभग 80% क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इसको सबको पॉइंट वाइज करके आपको दिया है। तो चलो, एक जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हजारीबाग। देखो इसको कहा हजारीबाग, वहां से क्या मिला है कि वहां से विशाल सन टेम्पल, ओपन सन टेम्पल मिला है, ठीक है। विशाल सूर्य मंदिर मिला है, सेल पिक्चर मिले हैं, और गुफाओं पे बहुत सारे पेंटिंग मिले हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको आप देखना आदि मानव के द्वारा बना हुआ पेंटिंग है, समझे। आप उसको देखेंगे तो उसमें सेल पिक्चर भी है। सेल पिक्चर का नाम क्या है, दीर्घा है। सेल पिक्चर का नाम क्या है, दीर्घा, जिसे आप बोलते हो दीर्घा। इसको हजारीबाग से हमें, इसको हजारीबाग में बहुत, अब देखो अंडरग्राउंड बहुत सारी गुफाएं हैं, इतनी अंडरग्राउंड गुफाएं हैं, उसको देख के आप बोल सकते हो कि हाँ आइस एज भी कभी रहा था। आदि मानव उसमें कहाँ रहते थे, तो बहुत अंडरग्राउंड केव्स में रहते थे। तो इसको हजारीबाग में है, वहाँ हमें क्या मिला, विशाल सूर्य मंदिर मिलता है, सेल पिक्चर मिलता है, बहुत सारी गुफाएं मिलते हैं, और पेंटिंग भी मिलता है, पेंटिंग भी मिलता है जो आदि मानव के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब देखो सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, देखो बहुत बार पूछ लेता है कि इसको कहाँ है, हजारीबाग में, याद रखना। वैसे सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है, तो ये भी हजारीबाग में है। यहाँ पे आपको रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, स्तूपा ऑफ बुद्धा मिले हैं, बुद्ध के स्तूप मिले हैं। दूध पानी भी हजारीबाग में है। देखो मैंने इसको जब अरेंज किया ना, आप देखना, जैसे मैंने नोमेनक्लेचर को अरेंज किया था, क्या हुआ था कि झारखंड के सारे पॉइंट्स को एक जगह कर दिया था। मुरुंग 2 जगह बोला गया तो दोनों को एक जगह कर दिया। झारखंड 3 जगह, तीनों को एक जगह कर दिया। यहाँ भी देखो हजारीबाग सबको मैंने एक जगह कर दिया है। तो इसको सीतागढ़ पहाड़, दूध पानी, दुमदुमा और ये चारों जो है, चारों हजारीबाग में है। तो हजारीबाग से जब भी आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या पूछा गया, तो आपको चारों नाम याद रहेगा। इसको सीतागढ़ पहाड़, दुमदुमा और दूध पानी, ये चारों हजारीबाग में है। तो याद करने का पैटर्न हो जाएगा हमारा।
तो दूध पानी हजारीबाग से क्या मिला है? इंस्क्रिप्शन ऑफ 8th सेंचुरी, ये मैंने बताया था 8th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन दूध पानी हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। अब दुमदुमा हजारीबाग से क्या मिला है? शिवलिंग मिला है। भवनाथपुर जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां से क्या मिला है? तो पिक्चर ऑफ हंटिंग्स, शिकार करते हुए चित्र मिले हैं। अब देखो पलामू डिवीजन से क्या मिला है? तो पलामू डिवीजन से टूल एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑल 3 पीरियड्स, तीनों पीरियड के ठीक है आपके औजार प्राप्त है जो कि पलामू डिवीजन से मिला है। अब देखो बारूदी सिंहभूम, आपको पता है सिंहभूम किसका क्षेत्र रहा? कॉपर का। तो बारूदी सिंहभूम से क्या मिला है? तो रिमेन्स ऑफ अर्दन पोर्ट्स ऑफ स्टोन एज के समय जो मिट्टी के बर्तन बने किस में बने? तो नियोलिथिक में, नवपाषाण में ही मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, तो उसका साक्ष्य मिला बुरुड़ी जो कि सिंहभूम में है। बेनुसागर सिंहभूम से क्या मिला? तो यहाँ जैन स्कल्पचर मिला जो कि 7वां सेंचुरी का था, ठीक है। बोंगरा जो कि सिंहभूम में, वहां से क्या मिला? तो वहां से भी मिट्टी के बर्तन मिले और जो रिंग स्टोन मिले, ठीक है। मिट्टी के बर्तन मिले और स्टोन के रिंग मिले, जो काट के टुकड़ा बनता है गोलाकार उस टाइप की चीज मिले। वो कहां से मिला? तो बोंगरा जो कि सिंहभूम में है। अब देखो बानाघाट जो कि सिंहभूम में है, सिंहभूम में भी 4 क्षेत्र मिला है, ध्यान देना तुम। बारूडी, बेनुसागर, बोंगरा और बानाघाट, ये चारों कहाँ है? तो सिंहभूम में है। बानाघाट सिंहभूम में क्या मिला? तो स्टोन्स ऑफ न्यू स्टोन एज, जो नवपाषाण काल है उसके पत्थर जो है मतलब पॉलिश्ड स्टोन, मैंने बोला था ना कि पॉलिश्ड स्टोन होते हैं। दूसरा कि ब्लैक कलर्ड ईटेनवेयर, जो खाने के यूटेंसिल्स से बर्तन थे वो काले कलर के, वो उनको मिले। अब देखो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या मिला है? तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, आपको याद होगा मैंने बोला कि वहां पे 2 जनजाति असुर और बिरोजिया, वो दोनों को पता था कि ब्रोंज को कैसे कास्ट करते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन से प्रिमिटिव मैन, आदि मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं, हैबिटेशन के वहां रहते थे छोटा नागपुर प्लेटू रीजन से। अब लुपंगड़ी एक जगह है जहां से कब्रिस्तान मिला है, ग्रेवयार्ड, जिससे पता चलता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स कि हमारा यहाँ भी स्टोन एज ऑफ मेटल एज रहा है। तो लुपंगड़ी जो है रिमेन्स ऑफ ग्रेवयार्ड, वहां कब्रिस्तान के अवशेष से पता चलता है। मुराद एक जगह है जहां पे कॉपर और ब्रॉन्ज के मतलब तांबा और कांसा ऐसे बना हुआ रिंग मिला है, ठीक है, जो आपका फिंगर रिंग होता है, तो उस तरह के रिंग्स मिले हैं। नामकुम रांची, वहां से क्या मिला है? कॉपर और आयरन के टूल्स मिले हैं, मतलब तांबा और लोहा के औजार मिले हैं। और फाइनल लोहरदगा में ब्रॉन्ज के पॉट मिले हैं, ठीक है, बर्तन, मतलब कांसे के बर्तन कहां से मिले हैं? लोहरदगा से मिले हैं। सो ये टोटल आपका जो है ना, ये टोटल आर्कियोलॉजिकल सोर्स रहा है जो बताता है कि स्टोन एज या मेटल एज झारखंड में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जरूर याद रखना, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको हजारीबाग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीतागढ़ पहाड़ भी आया हुआ है, दूध पानी भी आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बेनुसागर आया हुआ है, बारूडी आया हुआ है, बानाघाट भी आया हुआ है, लुपंगड़ी भी आया हुआ है, ठीक है, और लोहरदगा भी आया हुआ है। तो कम से कम इतना तो आप जरूर याद रखना, ठीक है, जिसमें सब इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, ये सब कुछ याद रखना। ओपन सन टेम्पल, विशाल सूर्य मंदिर, खुला हुआ विशाल सूर्य मंदिर, सैल पिक्चर का नाम था दीर्घ, याद रखना, सैल पिक्चर का नाम क्या था? तो दीर्घा था, मैंने बताया नहीं है। अच्छा, दीर्घा के बारे में एक चीज और जान लो कि दीर्घा में आखिर मिले तो क्या क्या मिले। एक्चुअली इसको का जो गुफाएं है ना, उसमें पेंटिंग्स आदिमानव ने पेंटिंग किया था। तो जो सैल पिक्चर था, जो सैल की पेंटिंग थी, उसे दीर्घा नाम दिया गया। उसमें क्या क्या था? तो उसमें सौर मंडल की तस्वीरें थी, अंतरिक्ष यान की थी, सोलर सिस्टम, ये सब का पेंटिंग बना हुआ था। तो आप याद रखना, सोलर सिस्टम, इस तरह के पेंटिंग इसमें बने हुए थे, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल को देखने वाले हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऐतिहासिक काल, जिसके रिटर्न विटनेस रहे हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ। देखो हम जितना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं ना, उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपको ये जो आप 30-40 मिनट का वीडियो देखते हो ना, इसमें ही आपको चीज़ें याद हो जाए। और मैं पहले चूंकि पॉइंट्स है तो, और खासकर ये जो टॉपिक, इसमें क्या है कि बहुत सारे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, तो पॉइंट्स को मुझे पढ़ना पड़ता है। जब मैं पूरा पढ़ के आपको एक कहानी के तौर पे इसको तोड़ के फिर आपको समझाता हूँ कि हाँ देखो इस कहानी को ऐसे जोड़ लो, तो कहानी ना पढ़ के हमें पॉइंट्स ही याद करना है। तो आप बिल्कुल कुछ मत सोचना कि पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, अच्छा होगा बुरा होगा। देखो मैंने जो लेक्चर डिजाइन किया, मुझे पता है एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला है। मैंने जितना कुछ बोला, अगर आपको 10 से 15 पॉइंट भी याद रह गए तो उतना ही मैटर करता है, ठीक है। अंतिम मैं कहानी के तौर पे आपको समझा ही रहा हूँ, और हम जितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको उतनी ही मेहनत से पढ़ना है। कोई भी चीज़ इसमें से एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है।
सब कुछ आपको पढ़ लेना है। जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, जिनको इस हिस्ट्री का PDF या नोट चाहिए होगा, वो पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको आप सब्सक्राइब करो। और जो भी एस्पिरेंट है जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को डाउट हो, कोई दिक्कत हो, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट। टिल देन स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आई थिंक वी विल स्टार्ट फ्रॉम वैदिक पीरियड, जो कि हिस्टोरिकल पीरियड है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे।